आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। हम इसमें एक चालक लेते हैं, यानी एक तार लेते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में गति करते रहते हैं और उनकी इस प्रकार से उनकी जो यादृच्छिक गति है यानी रैंडम मोशन है, उसका अगर औसत हम निकालेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मोशन का औसत वेग जो होगा वह शून्य होगा और अपवाह गति में इनका कोई योगदान नहीं होता है। इस तरह से हम यह देखेंगे कि अपवाह गति केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र ई अगर हम अप्लाई कर देंगे उस चालक में, तब हमको वैद्युत ये अपवाह वेग प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इस प्रकार से हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान m है और उसको ई वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उस पर एक त्वरण काम करेगा। उस चूँकि हम यहाँ जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो त्वरण A इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एफ बाई एम, यानी A इक्वल टू एफ बाई एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई होने के कारण और इस आवेश का पर चार्ज E होने के कारण इस पर जो बल हो जाएगा, बल F इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, काम करेगा। तो यह बल F इक्वल टू क्यू चार्ज आवेश जो है E है, तो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E अपान एम। तो इस प्रकार से त्वरण हमारा A इक्वल टू हो जाएगा ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल E अपान एम। यह हमारा पहला समीकरण प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि एक विशिष्ट जब टक्कर होती है तो उस टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो है अपना अपवाह वेग और जो स्मृति है, पूरा जो मेमोरी है उसको खो देता है और जैसे ही खो देता है उसके बाद वह टक्कर के पश्चात एक नए दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो अब हम यह मान लेते हैं कि दो टक्करों के बीच अगर जो औसत समय टाउ हम मानते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन का औसत अपवाह वेग जो हो जाएगा वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, यानी त्वरण इंटू समय। वी डी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टाउ, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेलोसिटी अपान टाइम। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी अपवाह वेग हो जाएगा त्वरण इंटू समय, यानी औसत समय टाउ। ये टाउ जो है दो टक्करों के बीच का औसत समय है। तो इस प्रकार से समीकरण एक में ए इक्वल टू ए की वैल्यू जो है यहाँ पर हम रख देंगे, तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ। तो अब यहाँ पर हम धारा घनत्व का फार्मूला यह जानते हैं कि J इक्वल टू एन ई वी डी होता है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी होता है, यानी अपवाह वेग वी डी होता है। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू हो जाएगा J अपान एन इंटू ई, इसको हम तीसरा समीकरण मानेंगे। अब यहाँ पर हम यह वी डी यह एक निकल के आया यह फार्मूला से, और एक दूसरा समीकरण से वी डी हमको प्राप्त हुआ है, तो ये वी डी और इस वी डी के बराबर होंगे। तो दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरे समीकरण से ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ इक्वल टू हो जाएगा J अपान एन इंटू ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो यम इधर ऊपर चला जाएगा और स्मॉल ई नीचे आ जाएगा और टाउ भी नीचे आ जाएगा और ई स्क्वायर हो जाएगा, या अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू और J यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यह एक फार्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और धारा घनत्व में जो संबंध होता है E इक्वल टू रो इंटू जे होता है। तो इस समीकरण से तुलना करने पर इससे कंपेयर करेंगे, ई ई जे जे है तो रो इक्वल टू हो जाएगा यम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो यही रो जो है वो रजिस्टिविटी है, धातु किसी चालक की रजिस्टिविटी रो इक्वल टू आ जा रही है यम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यम क्या है? यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एन संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और टाउ जो है दो टक्कर के बीच औसत समय लगा जो वो टाउ है। तो और रो जो है प्रतिरोधकता है। और इस प्रकार से चालकता अगर हम निकालेंगे, चालकता
इसी का ठीक उल्टा होता है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 यानी रो इज इक्वल टू हो जाएगा इसी के जस्ट स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पर एक चीज हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर इस फार्मूले में हम देखेंगे कि यम जो है द्रव्यमान कांस्टेंट है, यन जो है भी कांस्टेंट है यानी स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी स्थिर है, और जो टाउ है टाउ भी स्थिर होगा क्योंकि टाउ जो है औसत समय यह भी स्थिर होगा क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इलेक्ट्रॉन की गति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं किया था तब भी इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से गति कर रहे थे और बहुत हल्का सा फर्क पड़ता है। तो इसी वजह से जो टाउ है हमारा वो कांस्टेंट होगा, तो टाउ भी कांस्टेंट हो गया, ओवरऑल जो ये रो इक्वल टू होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो चालक होते हैं या धातुएं होती हैं वो ओम के नियम का पालन करती हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता जो है वो कांस्टेंट है। थैंक यू।